मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जूथा लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को किरातार्जुनीयम के कुछ श्लोकों को बताता हूँ कि इन श्लोकों का भाव अर्थ आधुनिक समाज में क्या उपयोगिता है। यह किरातार्जुनीयम आज के युग में वैश्वीकरण में क्यों अत्यावश्यक है, इसी संदर्भ में मैं आज कुछ उपशास्त्री के छात्रों को किरातार्जुनीयम संबंधित बताना चाहता हूँ। जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में किरातार्जुनीयम पर विशेष व्याख्याएं दी जा चुकी है। किरातार्जुनीयम क्या है, किरातार्जुनीयम में कौन कौन से शब्द हैं, जैसे किरातर्जुनीयम, किरातार्जुनीयम, इसके महाकवि कौन है, इसके लेखक कौन है। अर्थात किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है। भारवी का जन्म स्थान राजस्थान में है, राजस्थान के बांसवाड़ा में। उनके पूर्वज हमारे बिहार प्रांत में निवास करते थे, तो बिहार छोड़कर राजस्थान के बांसवाड़ा में चले गए। भारवी में भी दो शब्द आते हैं, भा जो रवि, भा भांति सुशोभति, रवि यथा सूर्य दिवाकर, यथा जो संस्कृत साहित्य में सूर्य के समान सुशोभित था, शोभा पाता था, प्रशंसा पाता था, उसका नाम भारवी है। अर्थात संस्कृत साहित्य में महाकवि भारवी जिस समय किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना किए, उस काल में महाकवि भारवी का एक विशेष स्थान था। वैसे तो भारवी का नाम जानते ही हैं आप लोग कि भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था। भारवी तस्य उपनाम, अर्थात भारवी उनका उपनाम है और भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था। भारवी के पूर्वज बिहार प्रांत में निवास करते थे और बिहार प्रांत को छोड़कर ये लोग राजस्थान के बांसवाड़ा में चले गए। ऐसे संस्कृत या किसी पूर्ववर्ती आचार्यों विद्वानों के लेखन समय का पता करना बहुत ही कठिन और क्लिष्ट है। उस तरह भारवी के भी जीवन वृत्त पर अनुमानों साक्ष्यों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वैसे महाकवि भारवी ब्राह्मण वंश में उत्पन्न थे और भारवी और किरातार्जुनीयम, भारवी की विशेषता है, जानते हैं आप लोग, भारवी की विशेषता है भारवी अर्थ गौरव। अर्थात भारवी के काव्यों में, भारवी के पद्यों में, भारवी के किरातार्जुनीयम में जो श्लोक हैं, जो शब्द है, अर्थ गांभीर्य से युक्त है। अर्थात एक ही शब्द के अनेक अर्थ और एक शब्द के समान अर्थ कुछ अन्य है, विशेष अर्थ कुछ अन्य है। इसलिए भारवी के काव्यों को भारे अर्थ गौरव नारिकेल फल समितम, अर्थात भारवी के काव्य को नारिकेल फल, नारियल के फल के समान की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार नारियल का फल बाहर से देखने पर कठोर होता है और अंतः में बहुत ही कोमल होता है, ठीक उस प्रकार भारवी का जो महाकाव्य किरातार्जुनीयम है, वो अंदर प्रवेश करने पर उसके अध्ययन के पश्चात यह लगता है कि यह बहुत ही सरल, सहज, राजनीतिक और समाज को जागृत करने का एक नीति काव्य है।
इसके पश्चात आज मैं विशेष व्याख्या भारवी के जीवन और काव्यों के संबंध में न देकर किराजुनियम के कुछ श्लोकों पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि पूर्व में इसे काव्य, कवि और किराजुनियम के कथा वस्तु पर विशद व्याख्याएं की जा चुकी है। अतः किराजुनियम का एक श्लोक है, सखिन सखा साधु न शास्ति यो अधीपम हितानम यह सुस्मृते स किं प्रभो सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपे अमातेषु स सर्वसंपद। इस श्लोक का भाव माँ कवि भारवी ने जो दर्शाया है वो समाज के लिए, एक मित्र के लिए, एक बंधु के लिए, एक कुशल राजा के लिए परम अत्यावश्यक उपयोगी तत्व कहा जा सकता है। सखिन सखा साधु न शास्ति सो यो अधीपम हितानम न सुनते स किं प्रभु। सह सखा कुत्सित अस्ति, अर्थात वह मित्र कुत्सित मित्र है, वह दूत कुत्सित दूत है जो अपने स्वामी को उचित परामर्श नहीं देता है। वह मित्र कुत्सित है जो अपने मित्र को उचित परामर्श नहीं देता है। वह बंधु कुत्सित बंधु है जो अपने बंधु को उचित और सही परामर्श नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार यो अधिपम हितानम न सुनते स किं प्रभु, और वह राजा, वह मित्र कुत्सित मित्र है जो अपने मित्र के, अपने अमात्यों के, अपने मंत्रियों के संदेशों को ठीक से नहीं सुनता है, अर्थात सुनने के बाद उसको ठीक से क्रियान्वित नहीं करता है। अर्थात मित्र वो है जो अपने मित्र को सही सत्य उपदेश दे, सही अमात्य, सही दूत वो है जो अपने राजा को उचित परामर्श दे, एवं सही राजा वो है जो अपने अमात्यों को परामर्श को ठीक से विचार करे, ठीक से सुने और श्रवण पश्चात ही कोई नया आदेश पारित करे। ठीक इसी श्लोक के उत्तरार्ध में जो कहा गया है, सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपे अमातेषु सर्व संपद, अर्थात जिस राज में अमात्य, मंत्री और राजा एक दूसरे के अनुकूल होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, वो राज सदैव ही वृद्धि को प्राप्त करता है, सदैव ही अग्रतर होता जाता है, सदैव ही विकास के मार्ग पर चलता है। और यदि वो अमात्य और राजा के बीच, मंत्री और राजा के बीच, प्रजा और राजा के बीच, मित्र मित्र के बीच यदि सही परामर्श न हो, सही व्यवहार नहीं हो, एक दूसरे के प्रति एक अनुकूल नहीं हो, तो वह राज सदैव अक्षुण्ण हो जाता है, वृद्धि को प्राप्त नहीं करता है, वहाँ विकास नहीं हो पाता है। इसलिए महाकवि भारवी ने इसे अपने महाकाव्य के प्रथम सर्ग के जो 5वां श्लोक है, उस श्लोक में एक कुशल राजा के प्रति एक योग्य मंत्री और अमात्य के कर्तव्यों को निर्देशित किया है। एक कुशल मित्र का अपने मित्र के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, इसको दर्शाया है। तो आधुनिक समाज में, आधुनिक समय में यदि इस श्लोक का अनुसरण किया जाए, अनुकरण किया जाए, व्यवहार पालन किया जाए, तो अक्षरशः 100% यह समाज या विकास, मित्रता और राज सदैव आगे की तरफ विकास करता रहेगा। अतः हम देखते हैं कि
महाकवि भारवी ने उस समय जो राजा, क्षत्रिय राजा, जो भोग विलासों में लिप्त थे, भोग विलास से अपना जीवन का आखिरी पड़ाव जानते थे, उन राजाओं को सचेत करने के लिए इस महाकाव्य की रचना की है एवं उन सोए हुए राजाओं को जागृत करने के लिए महाकवि भारवी ने इस श्लोक की रचना की है। इस श्लोक के माध्यम से राजा और अमात्य यदि अनुकूल हो, फेवरेबल हो, तो समाज और राज सदैव ही विकास के मार्ग को प्राप्त करता है। ठीक उस पर एक अन्य श्लोक को देखे। निसर्ग ध्रुवोद अबोध विक्लवा को भुप्तिनम चरितो को जंतो तवान भाव अयम वेदी यन्मया निगुड तत्व नयवर्तन विदसाम। इस श्लोक में महाकवि भारवी ने जो एक दूत के कर्तव्य को निर्धारित किया है, जैसे रामचरितमानस में पवन पुत्र हनुमान जो है वो अपने को निकृष्ट, छोटा, अत्यंत लघु, बलहीन दूत के रूप में बताते हैं और कहते हैं कि प्रात ले ही जो नाम हमारा तासु ताहि दिन मिल ही नहारा। अर्थात मेरा जो सुबह सुबह नाम ले ले उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वहाँ हनुमान ने अपने लघुता का प्रदर्शित किया है, अपने आंतरिक गुणों को प्रदर्शित किया है, क्योंकि आधुनिक युग के देवता हनुमान हैं। अगर हनुमान का स्मरण किया जाए, हनुमान का आशीर्वाद हो, तो आदमी भव सागर को पार कर सकता है। ठीक उसी प्रकार इस महाकाव्य के एक छठे श्लोक में जो भारवी ने दूत के कर्तव्यों का जो दर्शाया है वो तीव्र ही सराहनीय है। निसर्ग ध्रुवोद अबोध विक्लवा को भुप्तिनम चरितो को जंतो। हे राजा, हे दुर्योधन, को भुप्तिनम चरितम, निरपस्य चरितम, निरपस्य गुण अतीव गूढ़ अतीव विशेष सालने युक्तम अहम अबोध जंतो। अर्थात इस श्लोक में जो वनेचर जो है महाराज युधिष्ठिर से यह कहता है कि हे महाराज, यह जो राजाओं का गोपनीय चरित्र है और मैं तो एक छोटा निर्जीव वस्तु, निर्जीव जीव हूँ। मैं किस प्रकार आप राजाओं के उस गोपनीय तत्वों को ठीक से समझ सकता हूँ या उन गोपनीय तत्वों का ठीक से व्याख्या कर सकता हूँ, यह मेरे लिए असंभव है। अर्थात इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, यह मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि मैं एक छोटा जंतु हूँ, छोटा जीव हूँ और राजाओं का जो गोपनीय चरित्र है वो अति ही गुड्य है, विशेष है। इसलिए कहता है कि निसर्ग ध्रुवोद अबोध विक्लवा, मैं अबोध हूँ अर्थात ज्ञान रहित हूँ, मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं है और छोटा जीव हूँ। को भुप्तिनम चरितो को जंतो, और कहाँ राजाओं का गोपनीय चरित्र। तवान भाव अयम वेदी, अर्थात आपकी कृपा के, तवान भाव अयम वेदी, मैंने जो वेद मन जाना, मैंने जो जाना
त्वाम अनुभाव, अर्थात तुम्हारे भावों के द्वारा, तुम्हारे आशीर्वचनों के द्वारा, तुम्हारे आदेशों के द्वारा मैंने आपके कुछ तत्वों को, कुछ बातों को जान लिया है। यन्मया निगूढ़ तत्व नैवर्त विदिशाम, क्योंकि विदिशाम शत्रु का जो अत्यंत गोपनीय रहस्य होता है उसे जानना मेरे लिए तो संभव ही है। फिर भी मैंने जो जान लिया है वो आप ही के प्रभाव की, आप ही के कृपा से जाना है। इस प्रकार इस श्लोक में महाकवि भारवी ने दूत को अत्यंत लघु रूप में प्रेषित करने का एक प्रारूप प्रस्तुत किया है कि दूत जो होता है अपने आप को छोटा समझे, और जो राजा है वो तो देश का राजा ही है, तो राजा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए राजा के कार्यों को निष्पादित करने के लिए अपने को अत्यंत छोटा समझे। पुनः एक श्लोक में देखते हैं, विशंक मानो भवतः, विशंक मानो भवतः पराभम नृपासनस्तोपि वनाधिवासिनः द्रोदर इक्षजितां समीहते नैनम जेतु जगति स्योदन। स्योदन स्व दुर्योधन, वनाधिवासिनी वन निवासिनी, वनाधिवासिनी अर्थात जो वन में निवास करता है। विशंक मानो भवतः पराभम नृपासनस्थोपि वनाधिवासिनः, नृपासनस्थो वो नृप अर्थात दुर्योधन जो आसन पर बैठा हुआ है, वह दुर्योधन जो आसन पर राजगद्दी पर बैठा हुआ है, फिर भी आप वनवासियों से वनाधिवासिनम अर्थात त्वाम वनाधिवासिनम, आप जैसे वन में निवास करने वाले पांडवों से, आप राजाओं से विशंक मानो, वो शंका युक्त सोचता है कि भवतम पराभवम, कि यह जो छल से मैंने जो आपके राज को, आपके साम्राज्य को, आपके अधिकार को छीन लिया हूँ, वह मुझसे कहीं दूर नहीं हो जाए, छीना नहीं जाए, मैं हार नहीं जाऊँ। इस प्रकार वह जो दुर्योधन है राज सिंहासन पर बैठा हुआ है, फिर भी राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात आप जैसे वन में निवास करने वाले भाइयों से वो हार की आशंका को जाहिर करता है कि विशंक मानो भौतम पराभवम, पराभवम मन हार, अर्थात आप लोगों से वो हार की संभावना व्यक्त कर रहा है, क्योंकि द्रोदर इक्षजिताम समीहते नैनम जेतु जगति सुयोधनम। द्रोदर अर्थात जुए में छल से जो जीती हुई राज व्यवस्था है, अर्थात छल से जो जीती हुई राज है, वो नैनम जेतु जगति सुयोधन, वो जो सुयोधन है, दुर्योधन है, सुयोधन सुंदर नीतियों के द्वारा, और दुर्योधन इसे राज्य के प्रति सोचता है कि जो छल से जुए में जो जीती गई राज व्यवस्था है उसे मैं क्यों नहीं नीतियों के द्वारा जीत लूं। अर्थात वो राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी दुर्योधन आशंका करता है कि इसे छल से जीती हुई राज को मैं क्यों न अपने नीतियों के द्वारा, प्रजाजनों के द्वारा इसको जीत लूं। इस प्रकार वो आप वनवासियों से हार की इच्छा रखता है, हार के बारे में सोचता रहता है कि मैं जो धोखे से इसे राज व्यवस्था को हड़प लिया हूँ कि मैं इसके नीतियों के द्वारा, सत्य के द्वारा जीत सकूं। इसलिए इस श्लोक में वो जो दुर्योधन है हमेशा सशंकित रहता है कि मैंने जो राज व्यवस्था जीती है ये तो छल से जीती गई है, जुआ से जीती गई है,
इसलिए वो हमेशा सदैव ही सशंकित रहता है। अगले श्लोक में महाकवि भारवी ने जो दर्शाया है, तथापि जिह्वा स्व भौजिगीष्या तनोति सुब्रह्म गुण संपदा यशः समुन्यनुभूति अनार्य संगमादम वरम विरोधो अपि समम महात्म भी। इस श्लोक के जो उत्तरार्ध में वरम विरोधो जो महाकवि भारवी ने लिखा, वरम विरोधो समम महात्मा भी, अर्थात वैर भी करना हो तो बड़ों से करना चाहिए, याचना करना हो तो किससे, याच्या मोघा बरमदिगुण। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में लिखा है कि याच्या मोघा बरमदिगुण, याचना भी हो, किससे मांगना भी हो तो बड़ों से मांगिए, कि बड़ों से मांगने पर यदि याचना पूर्ण हुई तो सफल है, अगर अपूर्ण रही तो भी कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इस प्रकार महाकवि भारवी ने यहाँ जो लिखा, वरम विरोधो अपि समम महात्म भी, अगर विरोध भी हो तो अपने बड़ों से करना चाहिए। तथापि जिह्वा स्वभौजिगीष्यम तनोति सुब्रह्म गुण संपदा यशः। वो सुदोधन, वो जो राजा है जो छल से आप लोगों के राज को छीन लिया है, जीत लिया है, वो तनोति विस्तार्यति अर्थात फैलाता है, तनोति सुब्रह्म गुण संपदा जस, स्व सुदोधनम स्व गुणस्यम स्व शुभ्र गुणम तनोति विस्तार्यति प्रजा मध्य स्व सत्य गुणसम विस्तार्यति, अर्थात वह दुर्योधन प्रजाओं के मध्य में, प्रजाओं के बीच में अपने उत्तम विचारों को, उत्तम क्रियाओं को फैलाता है, विस्तार कर रहा है, ताकि इस जुए में जीती हुई राज को नीति के द्वारा, सत्य के द्वारा जीता जा सके। क्योंकि तथापि जिह्वा स्व सुदोधन स्व दुर्योधन कुटिल अस्ति, स्व दुर्योधन कुटिल अस्ति, वो दुर्योधन कुटिल है, तेन कारणेन स्व गुणस्यम स्व सत्यम प्रजा मध्ये विस्तार्यति तनोति। अस्मिन् श्लोके महाकवि भारवी उत्तरार्ध श्लोके यम कथ्यति वरम विरोधो अपि समम महात्मे, क्योंकि विरोध भी हो तो अपने से बड़ों से हो, कि समान लोगों से विरोध करने से क्या लाभ। यहाँ इस किराजुनियम के कतिपय श्लोकों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि किरातनियम नामक महाकाव्य एक राजनीति की पुस्तक है, कि राजनीति से संबंधित तथ्यों को महाकवि भारवी ने बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित करने के प्रयास किए हैं। इस काव्य के माध्यम से भारवी ने जो सत्य और असत्य, क्योंकि पूर्व में साधु और साधु भी शब्द आया है, साधुम असाधुम स का सत्य है या असत्य है, यहाँ भी दूत के प्रति जो कर्तव्य को दर्शाया गया है कि दूत को अपने हमेशा छोटा होना चाहिए, अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। इन श्लोकों के अध्ययनोपरांत यह स्पष्ट होता है कि महाकवि भारवी राजनीति के महापंडित है और इनके
जो विचार इस महाकाव्य में दृष्टिगत होता है उससे राजनयिक विषयों का समुचित समाधान किया जा सकता है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।